की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों का सम्मान होगा। दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों को सीएम धामी सम्मानित करेंगे। बता दें कि विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धामी सरकार की तरफ से उत्तराखंड में दिव्यांग लोगों को और साथ ही साथ दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी दिव्यांग कर्मचारियों को और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों का सीएम धामी सम्मानित करेंगे उन सभी को, और साथ ही साथ विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर लगातार काम कर रही है, और इसी कड़ी में दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में दिव्यांग खिलाड़ियों को, दिव्यांग कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में दिव्यांग कर्मचारियों को और दिव्यांग खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री लगातार समाज के हर वर्ग को मद्देनजर रखते हुए कार्य करते आ रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी योजनाएं जो है वो उसे लेकर सुनिश्चित करते हैं कि ये समाज के हर तबके तक जाए, हर लोगों तक जाए, हर वर्ग तक जाए। और इसे देखते हुए विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और उस कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों को, दिव्यांग खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। अंशुमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंशुमान, मुख्यमंत्री धामी लगातार समाज के हर तबके, हर वर्ग के लोगों के लिए प्रयासरत है, और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करते हैं कि जो भी सरकार की योजनाएं हो वो हर वर्ग तक जाए, हर क्षेत्र तक जाए। और इसी क्रम में दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों को सीएम धामी सम्मानित करेंगे। बिल्कुल प्रीति, निश्चित तौर पर अब क्योंकि आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आज विश्व दिव्यांग दिवस है, तो इस अवसर पर लगभग 11 बजे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य में जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने बेहतर काम किया है, और उनके साथ ही जो राज्य में जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन सभी को आज पुरस्कृत किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर आज 11 बजे एक हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 11 बजे पहुंचेंगे, उसमें प्रतिभाग करेंगे। देखिए, एक लक्ष्य है बीजेपी का और उसके साथ पुष्कर सिंह धामी का कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति, उनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, और चाहे वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, उनको फायदा मिलना चाहिए। और उसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो बेहतर कार्य करता है तो उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे उनका हौसला बढ़ता है। और उसके साथ ही इसलिए मुख्यमंत्री लगातार निर्देश भी देते रहते हैं, और उसके साथ ही हौसला अफजाई भी करते रहते हैं लोगों की। तो इससे बेहतर फायदा होगा उन सभी लोगों को जो दिव्यांग हैं, जो बेहतर काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनको अगर सम्मानित किया जाएगा तो उससे उनका हौसला बढ़ेगा और बेहतर प्रदेश के लिए काम कर सकेंगे। और जो 2025 का जो प्रीति लक्ष्य है उत्तराखंड का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये सभी लोग अपना पूर्ण योगदान देंगे। बिल्कुल। अंशुमान, कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई है? कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और क्योंकि आज विश्व दिव्यांग दिवस है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, और उसके साथ ही कई लोग वहां पर मौजूद होंगे। कई लोगों को बुलाया गया है प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जो लोग कार्यरत हैं, और उसके साथ ही जो खिलाड़ी हैं, जो दिव्यांग हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया है। हॉल में उन लोगों को बिठाया जाएगा, और उसके साथ ही उनके नाम को पहले चिन्हित कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री का भाषण भी होगा, और उसके साथ ही फिर उन सभी लोगों को एक साथ सम्मानित भी किया जाएगा। बिल्कुल अंशुमान, आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे।
तो वहीं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल अस्पताल में भर्ती है। जुबिन नौटियाल अपने घर पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसके कारण जुबिन नौटियाल के सिर और पसली में चोटें आई हैं। इसके अलावा उनके माथे पर भी गहरी चोट लगी है। जुबिन नौटियाल को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि जुबिन नौटियाल के चोटिल होने का अत्यंत दुखद समाचार मिला है। ईश्वर से उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। तो वहीं धर्मांतरण पर कठोर कानून बनाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सबके चहेते बन गए हैं। सीएम के इस फैसले का साधु संतों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त स्वागत किया गया है। ट्विटर पर तो हैशटैग धर्म रक्षक धामी लंबे समय तक नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। रिपोर्ट देखिए। कठोर धर्मांतरण कानून बनाकर छाए धामी, सीएम के फैसले का दिल खोलकर स्वागत। सोशल मीडिया में भी धामी ने मचाई धूम। ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा हैशटैग धर्म रक्षक धामी। उत्तराखंड में धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए सीएम धामी ने देश का सबसे कठोर कानून बनाया है। अब धर्मांतरण का खेल करने वालों को 10 साल की कड़ी सजा मिलेगी। जबरन धर्मांतरण अब गैर जमानती अपराध होगा। इस कानून में और भी कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। धर्मांतरण कानून लाकर सीएम धामी सबके दिलों पे छा गए हैं। साधु संतों ने इस कानून के लिए सीएम की सराहना की है। सोशल मीडिया पर युवाओं ने भी सीएम की जमकर तारीफ की है। मैं अत्यंत आनंदित और आह्लादित हूँ। पूरा संत समाज और भारत में एक विशेष प्रकार का उत्साह है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के सत्प्रयास का। धर्मांतरण के लिए एक बड़ा कठोर वह कानून लेकर आई है। उत्तराखंड सरकार ने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने बलात् मतांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत ही प्रांत और देश और समाज के लिए हितकारक है। ट्विटर पर तो सीएम धामी के समर्थन में लंबे समय तक हैशटैग धर्म रक्षक धामी ट्रेंड करता रहा। ट्वीट कर रहे लोगों ने सीएम धामी के फैसले का स्वागत करते हुए अपने संदेश में लिखा है कि कठोर धर्मांतरण कानून लाकर सीएम धामी ने शानदार काम किया है। ट्वीट कर रहे लोगों ने देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही कठोर कानून लागू करने की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि युवा और सरल मुख्यमंत्री की है, लेकिन धर्मांतरण पर कठोर कानून के जरिए सीएम ने ये साफ कर दिया है कि जनहित में कड़े फैसले लेने में वो पीछे नहीं हटेंगे और धाकड़ धामी का ये अंदाज जनता को खूब भा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट मई 2023 तक आएगी। शासन ने विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया है। यूसीसी लागू करने के लिए 2.25 लाख से भी ज्यादा सुझाव मिले गए हैं। वहीं समिति ने ऑनलाइन सुझाव के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए 2.25 लाख से ज्यादा अब तक सुझाव मिल चुके हैं। वहीं समिति की ओर से एक ऑनलाइन वेबसाइट भी तैयार की गई है, जिस पर लोग अपनी सुझावों को दे सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और 2023 तक इसकी अवधि को बढ़ाया गया। अंशुमान लगातार हमारे साथ बने हुए और भी अधिक जानकारी के लिए। अंशुमान, 27 मई 2022 ये वो दिन था जिस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे और एक कमेटी भी तैयार की गई थी। हालांकि 30 नवंबर को उसका कार्यकाल समाप्त हो गया और अब 6 महीने के लिए उस अवधि को बढ़ा दिया गया है। किस तरीके से इन 6 महीनों में काम किया जाएगा? अंशुमान, क्योंकि प्रीति यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्कुल प्रीति, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो समिति बनाई गई थी, कमेटी अपनी जांच, अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। 6 महीने का कार्यकाल तय किया गया था, लेकिन अभी 6 महीने में जिस तरीके से, क्योंकि स्थानीय लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, कई परंपराएं उत्तराखंड में है, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उसको लेकर कई सुझाव अभी आने बाकी हैं। हालांकि संदेश के माध्यम से भी लोगों को बताया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था कि जो भी व्यक्ति चाहे वो अपना सुझाव दे सकता है कि आखिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या चाहते हैं, वो समान नागरिक संहिता कानून में क्या चाहते हैं। लेकिन अभी 6 महीने हो चुके हैं, अभी भी रिपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाई है, इसलिए अब समय काल बढ़ा
बढ़ाया गया है, यानी मई 2023 तक अब इसका समय बढ़ा दिया गया है और अब 2023 तक ये पूर्ण रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। क्योंकि आपको बताऊं अभी जनसंवाद सही तरीके से नहीं हो पाया है। जो कमेटी बनी है वो लगातार प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर आम जनता से बातचीत कर रही है, जो प्रबुद्ध जन है उनसे संवाद स्थापित कर रही है। 16 दिसंबर और 20 दिसंबर को श्रीनगर और देहरादून में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये दोनों कार्यक्रम आयोजित होने के बाद फिर और कई अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे प्रयास ये है कि जो स्थानीय परंपराएं हैं उसको आहत ना करते हुए लोगों को अपने साथ लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, एक समान नागरिक संहिता कानून बनाया जाए, जिससे लोग इससे परेशान ना हो। इसलिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए, लोगों को संदेश भी भेजे गए, उसके साथ लोगों को ईमेल भी किया गया। तो लगातार प्रयास यही है कि लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, जिससे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो तो उसके विरोध में कोई ना आए, उसके पक्ष में अधिकतर व्यक्ति खड़ा रहे। बिल्कुल अंशुमान, बीते दिनों इस कार्यकाल को बढ़ाया गया, जो कि अब 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में चूंकि पहले जो 6 महीने का समय दिया गया था उसमें हालांकि कई चीजें सामने नहीं आ पाई थी, 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव तो आ गए, लेकिन ऐसे में क्या समिति को, कमेटी को कुछ और लोगों की भी मदद दी जाएगी, एक्स्ट्रा हेल्प दिया जाएगा या उनकी टीम में कोई अलग लोगों को भी रखा जाएगा ताकि अगले 6 महीने के अंदर में इस ड्राफ्ट को तैयार कर लिया जा सके और ज्यादा समय इस पर और ना लगे? देखिए, रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में पूरी ये समिति बनाई गई है और समिति अपनी ड्राफ्ट तैयार कर रही है, क्योंकि जो समय सीमा तय की गई थी वो समय सीमा प्रदेश के लिहाज से कम थी, क्योंकि लोगों से जाकर बातचीत करनी है, उनसे मुलाकात करनी है, उनकी राय जाननी है, उनके विचार क्या हैं यूसीसी को लेकर, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि एक ही तबका यहाँ पर नहीं है, कई तबके यहाँ पर हैं। उन सभी से बातचीत करके क्या विचार उनका प्रकट होता है, इन सब बातों को लेकर पहले उनसे बात करनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो समय सीमा तय की गई थी वो समय सीमा कम थी, इसलिए अब वो समय काल बढ़ा दिया गया है, यानी मई 2023 तक अब इसकी समय सीमा तय की गई है। जब ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, सरकार को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा और उसके साथ ही जो जनसंवाद का कार्यक्रम है वो अलग अलग जगहों पर इसीलिए आयोजित किया जा रहा है कि लोगों को विचार लिए जा सके, और पोर्टल भी इसीलिए लगभग अभी तक आपको बताऊं तो 2.25 लाख सुझाव अभी तक आ चुके हैं, लेकिन ये भी सुझाव अभी कम है। इसमें कई सुझाव ऐसे होंगे जो अच्छे नहीं होंगे, कई सुझाव ऐसे होंगे जो शायद ड्राफ्ट बनाने में उसमें फायदेमंद हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई स्थानीय परंपराएं हैं, लोगों की मान्यताएं हैं, उसको आहत ना करते हुए अगर यूसीसी को बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल अंशुमान, मैं लौटूंगी आपके पास और भी अधिक जानकारी के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। तो वहीं उत्तराखंड में पहला सरकारी ड्रोन संस्थान और रिपेयरिंग सेंटर खुलेगा। बता दें कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ड्रोन संस्थान खोलेगी, वहीं ड्रोन के निर्माण, संचालन और मरम्मत की राह आसान हो जाएगी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ड्रोन पॉलिसी बनाकर शासन को भेजी जाएगी। वहीं पॉलिसी में तेलंगाना की ड्रोन पॉलिसी की तर्ज पर कई अहम बदलाव किए गए हैं। ड्रोन पॉलिसी पर सरकार जल्द कैबिनेट में निर्णय ले सकती है और साथ ही साथ फ्री फ्लाइंग जोन तैयार होगा और ड्रोन पॉलिसी में ये प्रावधान रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक उत्तराखंड में सबसे पहला सरकारी और रिपेयरिंग ड्रोन सेंटर खोला जाएगा। साथ ही साथ इस पॉलिसी में तेलंगाना की ड्रोन पॉलिसी सेंटर की तर्ज पर काम किया जाएगा। एक बार फिर से अंशुमान का रुख कर लेंगे और भी अधिक जानकारी के लिए। अंशुमान, पहला सरकारी ड्रोन संस्थान और साथ ही साथ रिपेयरिंग सेंटर खोलेगा, जाहिर सी बात है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो ज्यादातर तकनीक में बहुत ज्यादा आगे रहते, तो ऐसे में उन लोगों को भी एक मौका मिलेगा। अंशुमान। प्रीति, देखिए, ड्रोन शिक्षा को, बिल्कुल तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और उसके साथ ही जो टेक्निकल जुड़े हुए छात्र हैं उनको फायदा मिले और उसके साथ ही लोगों को रोजगार यहीं पर मिल सके। स्थानीय जो लोग हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको अपने जगह से पलायन ना करना पड़े। उसके साथ ही विभागों को आसानी हो सके कार्य करने के लिए। इस सब चीज़ों को लेकर ड्रोन संस्थान, अब सरकारी ड्रोन संस्थान खोला जाएगा, जिसमें वहाँ रिपेयर भी हो सकेगा और उसके साथ ही जो निवेशक यहाँ पर आना चाहते हैं उन निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है और ये पूरा एक्शन प्लान तैयार करके अब शासन को भेज दिया गया है। शासन की अनुमति के बाद फिर जब कैबिनेट की आने वाले समय में बैठक होगी तो बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। जब प्रस्ताव पास हो जाएगा उसके बाद फिर समय सीमा इसकी तय की जाएगी कि कब तक ये संस्थान खुल जाएगा। इससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, उसके साथ ही जो विभाग हैं उनको इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा अभी डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी इसमें बातें हैं। जैसे अगर टेक ऑफ और लैंडिंग को लेकर बात कर लें, इसके लिए पूरी एक जगह स्थान चयनित किया जाएगा और उसके साथ ही
इसका चाहे एयरलिफ्ट, एयर स्ट्रिप है और उसके साथ ही ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लैब है, हैंगर है, ट्रेनिंग हेलीपैड है, स्पोर्ट स्पेशलिस्ट है, ये सब पूरा इसको एक तय समय सीमा के हिसाब से इसको स्थापित किया जाएगा, जिससे जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग निवेश करना चाहते हैं, उन सभी को फायदा हो। उसके साथ ही जो लोग रोजगार पाना चाहते हैं वो सीख कर रोजगार भी पा सकते हैं और उसके साथ ही इससे विभागों को, सरकारी विभागों को ज्यादा फायदा भी हो सकता है। बिल्कुल अंशुमान, चूंकि अब पहला ड्रोन सेंटर खोलेगा तो जाहिर सी बात है इससे संभावनाएं भी अपार रहने वाली, और साथ ही साथ ट्रेनिंग इसकी किस तरीके से कराई जाएगी और जो निवेशक होंगे उन्हें किस तरीके की सुविधाओं को इसमें मुहैया कराया जाएगा? देखिए, तकनीकी के क्षेत्र में लगातार सरकार आगे बढ़ रही है और इसको लेकर समीक्षा बैठक भी पिछले समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी। और तकनीकी के क्षेत्र में प्रदेश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि प्रदेश का एक लक्ष्य है, बीजेपी का एक लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड को कई मामलों में अग्रणी राज्यों में से एक बनाना है। हर विभाग अपनी 3 उपलब्धियां 2025 तक ऐसी गिनाए जो उनकी मेन उपलब्धियां हो, सिर्फ हवाई बातें ना हो, वो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हो और वो 3 उपलब्धियां महत्वपूर्ण होनी चाहिए जो प्रदेश के विकास के लिए हो। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है, उत्तराखंड देवभूमि है, सैन्य प्रदेश माना जाता है, तो यहाँ पर लोगों का विकास हो सके, यहाँ के क्षेत्र का विकास हो सके, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, जो स्थानीय उत्पाद है उनको मार्केटिंग उनकी हो सके, जिससे स्थानीय लोगों को पलायन ना करना पड़े, क्योंकि एक दशक में पलायन लगातार बहुत ज्यादा हुआ है प्रीति। तो तकनीकी के क्षेत्र में अगर बढ़ावा मिलेगा, इससे पहले आयुष के क्षेत्र को लेकर यहाँ पर आयुष बेड को स्थापित करने की बात की गई थी, तो तकनीकी हो, आयुष हो, स्वास्थ्य हो और उसके साथ ही पर्यटन हो, कई जगहों पर यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और उस संभावनाओं को तलाशने की जरूरत है, जिससे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके और लोगों को बाहर न जाना पड़े, जिसको लेकर सरकार संवेदनशील है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमान आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक वेस्ट की समस्या बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए पर्यटन स्थलों को अब ड्रोन की निगरानी की जाएगी उन पर। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी व्यवस्था करने को भी कहा है। पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक वेस्ट से मुसीबत। प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को नुकसान। प्लास्टिक फेंक रहे पर्यटकों पर होगी सख्ती। पर्यटन स्थलों की होगी ड्रोन से निगरानी। देवभूमि उत्तराखंड सुंदर प्राकृतिक दृश्यों और आध्यात्मिक स्थलों की धरती है, जिनके दर्शन करने राज्य में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन पर्यटन स्थलों पर छोड़े गए प्लास्टिक वेस्ट से राज्य के पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में पहाड़ों पर प्लास्टिक कचरा फेंकने की अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने इसके लिए अधिकारियों को जरूरी इंतजाम करने को कहा है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में बैठक कर मुख्य सचिव ने ये निर्देश दिए हैं। माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग रूट्स पर प्लास्टिक कचरा निस्तारण की ड्रोन से हो चेकिंग। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के प्लास्टिक वेस्ट फेंकने की ड्रोन से की जाए निगरानी। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली 2022 का कड़ाई से अनुपालन हो सुनिश्चित। मैन्युफैक्चरर से एक्सीडेंटेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान जल्द मांगा जाए। ग्राम पंचायतों में कचरा प्रबंधन में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन को करे शामिल। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड प्रदेश के लिए पर्यटन के लिहाज से अहम होगा और इससे राज्य के पर्यावरण को सुनिश्चित रखने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि शहरी निकायों के साथ ही ग्राम पंचायतों में कचरा प्रबंधन योजना में प्लास्टिक कचरे से प्रबंधन को भी शामिल करने पर जोर देना होगा, तभी राज्यों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो वहीं देहरादून में राष्ट्रपति के दौरे की व्यवस्थाओं को लेकर एक अहम बैठक की गई। देहरादून भ्रमण को लेकर कार्यक्रम की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में राष्ट्रपति के दौरों की व्यवस्थाओं को लेकर एक अहम बैठक की गई। साथ ही साथ देहरादून भ्रमण को लेकर कार्यक्रम की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। बता दें कि 8 और 9 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और इस दौरान कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियों पर चर्चा भी की गई, एक अहम बैठक भी की गई और सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली गई। मेरे द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा सभी विभागों के साथ बैठक की गई और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स की, स्पेशली बिजली, पानी, रोड, जिनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए, उनके सभी के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। प्लस जो जहां कार्यक्रम प्रस्तावित है उसका भी भ्रमण किया गया और जो भी व्यवस्थाएं करनी है वहां पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल का कहना है कि टेक होम राशन योजना में गड़बड़ी की जा रही है, महिलाओं को सही राशन भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए लाई गई ताकि महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर हो सके, वो सशक्त हो सके, उनको रोजगार मिल सके। मगर आप जानते हैं कि इन 164 स्वयं सहायता समूहों पर जब आघात होगा तो 1 लाख लोगों का रोजगार जा रहा है उत्तराखंड से। मसूरी देहरादून जिला प्रशासन द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया गया। इस दौरान एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी और एसडीएम सदर नरेश चंद्र दुर्गापाल के साथ अतिक्रमणकारी रोधी दस्ते और अवैध निर्माण करने वाले लोगों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। जिला प्रशासन द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग को 2 जोन में बांटा गया। कि ये सरकार की मनमानी चल रही है, प्रशासन के सभी लोग बेलगाम हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये सभी लोगों की निजी भूमि पर बनी हुई अपनी दुकानें हैं। पहले 15 दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने सभी को नोटिस दिए थे कि जिनके पीडब्ल्यूडी के दायरे में, सड़क के दायरे में इसका अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। हाँ, ये जो है आज पानी वाला बैंड से ऊपर और पानी वाला बैंड से नीचे 2 टीमें काम कर रही हैं, जिसमें कि हम ऊपर की तरफ मसूरी की तरफ हैं। अभी हमने लगभग जो है 10 से ज़्यादा जो है अतिक्रमणों पर जो हमने चिन्हित थे उन पर कार्रवाई की है। कुछ लोगों ने स्वयं भी हटाए हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं हटाया और जिनका विधि विरुद्ध चल रहा है एक तरीके से प्योरली कब्जा भी है और अन्य भी जो है वो एक्टिविटी दिख रही हैं, रूम्स बना रखे हैं, उनको हटा रहे हैं। आज जो है जितनी भी दुकानें यहाँ पर हैं वो ग्रामीण लोगों की हैं और इसमें जो है कल जो है जो आदेश हुए थे कि जितनी दुकानें हैं वो सब दुकानें जो है हटाई जाएंगी। कल सुबह हमने रात को ही माननीय मंत्री जी से बात की थी और वो हमारे उन्हीं की विधानसभा यहाँ पर है। जितने भी लोग हैं सब जो है हमारे मंत्री जी उनकी रक्षा के लिए हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। और आज माननीय मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ही जो है ये तय हुआ है कि जिनके यहाँ अनलीगल रूम है बने हुए वो रूम हटेंगे और दुकानें जो है हमारे माननीय मंत्री जी ने बचाने के लिए डीएम साहब से कहा है और डीएम साहब का भी हमें जो है पूरा सहयोग मिल रहा है। का डंडा नहीं है, ये सरकार का है, भाजपा सरकार का है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चल रहा था और 3 टर्म हम लोग भी यहाँ पर रहे जिला पंचायत सदस्य, ये पूरा उसी एरिया में आता है। तो तब हम लोग इन लोगों के लिए बहुत लड़े और ये 90 के दशक से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये नीतियाँ बना रही है, नीतियाँ किसके लिए बना रहे हैं? ये नीतियाँ गांव वालों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए होना चाहिए। रोज़गार आप पहले उनकी कमर टूट रखी है, सारे यहाँ जो फैक्ट्रियाँ थी वो सब बंद हो गए, यहाँ पर पर्यावरण का वैसे ही वो है। और यहाँ पर इन लोगों ने, मैं इसीलिए आई यहाँ पर ताकि जो हमारे यहाँ स्थानीय बेरोज़गार लोग हैं उनका ये न ध्वस्त हो, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।